देखिए, स्कल्प को समझने के लिए हम इसकी लेयर्स को SCALP स्कल्प नेमोनिक से याद करते हैं। ये 5 लेयर्स की होती है जो सुपरफिशियल से डीप तक अरेंज्ड रहती है। क्लिनिकली यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कल्प इंजरी, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन का बिहेवियर इन लेयर्स पर डिपेंड करता है। इनमें सबसे ऊपर होती है स्किन, जो मोटी और हेयर बियरिंग होती है। इसमें काफ़ी सारे हेयर फॉलिकल्स, सब एक्वस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। इसलिए स्कैल्प में इन्फेक्शन और डैंड्रफ जैसी कंडीशन कॉमन होती है। इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है जो डेंस और हाईली वैस्कुलर होती है। यही लेयर स्कैल्प की हैवी ब्लीडिंग का कारण है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स फर्मली फिक्स्ड होते हैं और कट होने पर इजीली कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करते। इसलिए छोटी इंजरी में भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तीसरी लेयर है एपोन्यूरोसिस, जिसको गैलिया एपोन्यूरोटिका भी कहते हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस शीट होती है जो फ्रंट में फ्रंटाइलिस मसल और पीछे ऑक्सीपिटलिस मसल को कनेक्ट करती है। जब स्काल्प पर डीप कट लगता है तो यही लेयर वुंड को अलग अलग डायरेक्शन में खींचती है, जिससे वुंड गैप हो जाता है यानी कि खुल जाता है। इसके नीचे लूज एरियुलर टिश्यू लेयर होती है जिसको डेंजर एरिया ऑफ स्काल्प भी कहा जाता है। यह लेयर लूज होती है, इस वजह से इन्फेक्शन और ब्लड आसानी से इसमें फैल सकते हैं। यही से इन्फेक्शन एमिसरी वेन्स के थ्रू स्कल के अंदर यानी कि ब्रेन रीजन तक पहुंचता है। इस वजह से क्लिनिकली यह काफ़ी रिस्की लेयर है। और सबसे अंदर होती है पेरी एक्रेनियम। देखिए, जो पेरिक्रेनियम होती है वो क्रेनियम यानी कि स्कल बोन को कवर करती है। यह बोन को न्यूट्रिशन देती है और फ्रैक्चर या इंजरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यह लेयर कंपैरेटिवली फर्मली अटैच होती है और हीलिंग में भी हेल्प करती है। स्काल्प की ब्लड सप्लाई काफ़ी रिच होती है और यही कारण है कि स्काल्प में छोटी सी इंजरी में भी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इसका मेन रीज़न ये है कि स्काल्प की कनेक्टिव टिश्यू लेयर में ब्लड वेसल्स टाइटली फिक्स्ड होती है, इसलिए कटने पर ये आसानी से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होती। स्काल्प को मेनली 5 आर्टरीज सप्लाई करती है। इनमें से 2 आर्टरीज एंटीरियर साइड से आती है, जैसे सुप्राट्रोक्लियर और सुपीरियो ऑर्बिटल, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं। ये फोरहेड और एंटीरियर स्काल्प को सप्लाई करती है। बाकी 3 आर्टरीज पोस्टीरियर और लेटरल साइड को सप्लाई करती हैं, जैसे सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिक्युलर और ऑक्सीपिटल आर्टरी। ये सभी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं। ये पूरे स्काल्प के साइड और पीछे के हिस्से को ब्लड सप्लाई देती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्काल्प में इन आर्टरीज के बीच कनेक्शंस होते हैं जिनको एक्सटेंसिव एनास्टोमोसिस कहते हैं, जिस वजह से ब्लड फ्लो कॉन्टिन्यूस बना रहता है। और यही वजह है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है लेकिन साथ ही हीलिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। स्काल्प की नर्व सप्लाई मेनली सेंसरी होती है, जिससे हम पेन, टच और टेम्परेचर को फील करते हैं। इसको समझने के लिए स्काल्प को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर आगे का भाग और पोस्टीरियर पीछे का भाग। एंटीरियर स्काल्प की सप्लाई ट्राइजेमिनल नर्व यानी CN5 के द्वारा होती है, जो फेस की मेन सेंसरी नर्व है। इसकी ब्रांचेज होती है सुप्राट्रोक्लियर और सुप्राऑर्बिटल नर्व्स, जो फोरहेड और सामने के स्काल्प को सप्लाई करती है। इसके अलावा ज़ाइगोमैटिकोटेम्पोरल नर्व और एरिक्युलोटेम्पोरल नर्व ईयर के पास का एरिया जो होता है,
वो भी एंटीरियर और लेटरल स्काल्प को सेंसेशन प्रोवाइड करता है। पोस्टीरियर स्काल्प की नर्व सप्लाई सर्वाइकल नर्व्स यानी स्पाइनल नर्व से होती है, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व C2, जो स्काल्प के बड़े पोस्टीरियर हिस्से को सप्लाई करती है। इसके साथ लेसर ऑक्सीपिटल नर्व C2 लेटरल पोस्टीरियर एरिया को, और थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व C3 लोअर पोस्टीरियर स्काल्प को सप्लाई करती है। देखिए, क्लिनिकल पॉइंट ये है कि अगर इन नर्व्स में इरिटेशन या कंप्रेशन होता है तो पेशेंट को हेडेक या ऑक्सीपिटल न्यूरेल्जिया यानी कि पीछे के सर में दर्द हो सकता है। स्काल्प इंजरी क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ की एनाटमी के कारण इनके फीचर्स बाकी बॉडी से थोड़े अलग होते हैं। सबसे पहले स्काल्प वुंड्स में ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू लेयर में ब्लड वेसल्स डेंस और फर्मली फिक्स्ड होते हैं। जब ये वेसल्स कटते हैं तो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूस और प्रोफ्यूज होती है। यहाँ तक कि छोटे कट्स में भी काफ़ी ब्लीडिंग होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्काल्प वुंड्स गैप यानी कि उनमें गैप आ जाता है, यानी कि वे खुल जाते हैं। इसका कारण है कि जो गैल्जिया एपोन्यूरोटिका होता है, यानी कि जो एपोन्यूरोसिस लेयर होती है, जो फ्रंटाइलिस और ऑक्सीपिटलिस मसल से जुड़ी होती है। जब डीप कट लगता है तो ये मसल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचती है, जिससे वुंड की एजेस अलग हो जाते हैं और सुचरिंग जरूरी हो जाती है। सुचरिंग का मतलब है स्टिचिंग यानी टांके। तीसरा होता है इन्फेक्शन का बिहेवियर। देखिए, लूज एरियुलर टिश्यू जिसको डेंजर एरिया ऑफ स्काल्प बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन या ब्लड आसानी से फैल सकता है। यह लेयर एमिसरी वेन्स के थ्रू इन्फेक्शन को स्कल के अंदर वेनस साइनस तक पहुंचाती है, जिससे सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक क्लासिकल क्लिनिकल साइन होता है ब्लैक आई, जिसको पेरियो ऑर्बिटल एक्यूमोसिस कहते हैं। देखिए, अगर स्काल्प के एंटीरियर पार्ट में ब्लीडिंग होती है तो ब्लड ग्रेविटी और लूज टिश्यू के कारण आगे की तरफ फैलकर आंखों के आसपास जमा हो जाता है, जिससे आंखों के आसपास का जो कलर होता है वो काला दिखाई देने लगता है। भले ही इंजरी वो सीधी आंख पर नहीं लगी हो, लेकिन फिर भी आंख के आसपास का एरिया डार्क हो जाता है। देखिए, फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स फेस की सबसे खास मसल्स होती हैं, क्योंकि ये मसल्स हमें इमोशंस को दिखाने में हेल्प करती है। एनाटॉमिकली इन मसल्स की एक खास बात ये है कि ये सेकंड फेरेंजियल आर्क से डेवलप होती है, इसलिए इनकी नर्व सप्लाई भी उसी आर्क की नर्व यानी कि फेशियल नर्व 7 से होती है। इनकी दूसरी खास बात ये है कि ये बोन्स में इंसर्ट नहीं होती, बल्कि स्किन में इंसर्ट होती है। इसी कारण जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो स्किन मूव करती है और फेशियल एक्सप्रेशन बनते हैं। यही फीचर इनको बाकी स्केलेटल मसल से अलग बनाता है। कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स को क्लिनिकली समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑर्बिक्युलरिस ओकुलाई, ये आंखों के चारों ओर होती है और इनका काम आंखों को बंद करना होता है, इसलिए ब्लिंकिंग और आई प्रोटेक्शन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑर्बिकुलरिस ओरिस माउथ के चारों ओर होती है, जो लिप्स को बंद करने और बोलने और खाना खाने में हेल्प करती है। ब्यूकिनेटर चीक में होती है और च्यूइंग के दौरान फूड को टीथ के बीच में रखने का काम करती है, इसलिए इसे एसेसरी मसल ऑफ मैस्टिकेशन कहा जाता है। फ्रंटलिस मसल फोरहेड में होती है और आईब्रो को ऊपर उठाने और फोरहेड पर रिंकल्स बनाने का काम करती है। देखिए, फेस की ब्लड सप्लाई और वीनस ड्रेनेज क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही इन्फेक्शन स्प्रेड और
सर्जिकल प्लानिंग में काम आता है। सबसे पहले बात करते हैं फेशियल आर्टरी की। तो यह एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज होती है और फेस की मेन आर्टरियल सप्लाई देती है। इसकी खास बात यह है कि इसका कोर्स टर्क्विस यानी कि घुमावदार होता है, ताकि फेस की मूवमेंट जैसे कि बोलना, चबाना, हंसना, इनके दौरान ये आर्टरी स्ट्रेच या फिर डैमेज न हो। यह आर्टरी आगे जाकर एंगुलर आर्क के रूप में खत्म होती है, जो नोज के पास मीडियल एंगल ऑफ आई तक जाती है। देखिए, अगर फेशियल वेन की बात करें तो इनका कोर्स आर्टरी के ऑपोजिट होता है। यह रिलेटिवली स्ट्रेट होती है और ब्लड को एफिशिएंटली ड्रेन करती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है कि फेशियल वेन डीप कनेक्शन के थ्रू कैवर्नस साइनस से जुड़ती है, जैसे डीप फेशियल वेन और ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू। यही वजह है कि फेस के कुछ एरियाज, खासकर नोज और अपर लिप के आसपास को डेंजर एरिया ऑफ फेस कहा जाता है। यहाँ की वेन्स में वॉल्स नहीं होते, इसलिए इन्फेक्शन उल्टी डायरेक्शन में यानी कि रेट्रोग्रेड ट्रेवल करके कैवर्नस साइनस तक पहुंचता है और सीरियस कंडीशन जैसे कि कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस पैदा कर सकता है। देखिए, जो फेशियल नर्व्स होती है यानी कि क्रेनियल नर्व 7, ये फेस की सबसे इम्पोर्टेंट मोटर नर्व है, क्योंकि यह सभी मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करती है। यह नर्व पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से गुजरते हुए 5 टर्मिनल ब्रांचेज में डिवाइड होती है, जिनको याद रखने के लिए एक नेमोनिक्स है, टू ज़ेंजिबर बाइमोटर कार। इसकी पहली ब्रांच है टेम्पोरल, जो फोरहेड रीजन को सप्लाई करती है और फ्रंटाइल मसल के थ्रू आईब्रोज को उठाने में हेल्प करती है। दूसरी ब्रांच है जाइगोमैटिक, जो आंखों के आसपास की मसल को सप्लाई करती है, खासकर ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, जिससे कि आंख बंद होती है। तीसरी ब्रांच है ब्यूकल, जो चीक रीजन की मसल को सप्लाई करती है, जैसे कि ब्यूकिनेटर और ऑर्बिकुलरिस ओरिस, जो च्विंग और बोलने में इम्पोर्टेंट होती है। चौथी ब्रांच है मार्जिनल मैंडिबुलर, जो लोअर लिप और चिन की मसल को कंट्रोल करती है, इसलिए स्माइल और लोअर फेशियल एक्सप्रेशन में इनका रोल इम्पोर्टेंट होता है। पांचवी ब्रांच है सर्वाइकल, जो नेक के प्लेटिस्मा मसल को सप्लाई करती है और लोअर फेस और नेक मूवमेंट में हेल्प करती है। फेस का एक खास क्लिनिकल रीजन होता है जिसको डेंजर एरिया ऑफ फेस कहा जाता है। यह एरिया अपर लिप और नोज के बीच का ट्रायंगुलर रीजन होता है। इस रीजन को डेंजरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ की वीनस ड्रेनेज का कनेक्शन सीधे ब्रेन के वीनस साइनस, खासकर कैवर्नस साइनस से होता है। इस एरिया की वेन्स की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनमें वॉल्स नहीं होती, मतलब कि ब्लड का फ्लो सिर्फ एक ही दिशा में नहीं बल्कि उल्टी दिशा में भी जा सकता है। अगर इस एरिया में कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि पिंपल, बॉइल या वुंड, तो बैक्टीरिया वेन्स के थ्रू पीछे की ओर ट्रेवल करके कैवर्नस साइनस यानी ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। जब इन्फेक्शन कैवर्नस साइनस तक पहुंचता है तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस पैदा हो सकता है, जो एक काफ़ी सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें सिम्टम्स जैसे कि सीवियर हेडेक, फीवर, आई स्वेलिंग, विजन प्रॉब्लम और क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट दिखाई देते हैं। लैक्राइमल एपरेटस आंखों में टीयर यानी कि आंसू के प्रोडक्शन और ड्रेनेज के लिए एक जिम्मेदार सिस्टम होता है। इसका मेन काम आंख को मॉइस्ट रखना, डस्ट और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना और क्लियर विजन को बनाए रखना होता है।
यह एक कॉन्टिन्यूस पाथवे की तरह काम करता है जिसमें टीयर बनते हैं, आँख की सरफेस पर फैलते हैं और फिर नोज में ड्रेन हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले है लैक्राइमल ग्लैंड जो टीयर्स को बनाती है, और यह ग्लैंड अपर लेटरल पार्ट ऑफ ऑर्बिट में होती है। जब टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये आँख की सरफेस पर फैल जाते हैं और कॉर्निया को ल्यूब्रिकेशन देते हैं। इसके बाद टीयर्स लैक्राइमल कैनालिक्यूली में एंटर करते हैं। ये छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जो आँख के मीडियल कॉर्नर यानी कि जो इनर साइड होती है उसमें सिचुएटेड होते हैं। इनका काम टीयर्स को आँख से कलेक्ट करके फिर आगे भेजना होता है। फिर टीयर्स लैक्राइमल सैक में पहुंचते हैं जो एक रिजर्वर की तरह काम करता है और टीयर्स को टेम्परेरली कलेक्ट करता है। यह सैक नोज के पास मीडियल साइड में होता है और लास्ट में टीयर्स नेसोलैक्राइमल डक्ट के थ्रू नीचे की ओर ड्रेन होते हैं और इंफीरियर मीटस ऑफ नोज में खुलते हैं। यही कारण है कि जब हम रोते हैं तो नाक भी बहने लगती है क्योंकि टीयर्स नोज में ड्रेन हो रहे होते हैं।